इससे कदम से टैक्स को लेकर जो अनिश्चितता होती है वो कम होगा और विवाद भी कम होंगे। और इसके अलावा सरलीकरण और कैपिटल गेन को हम तार्किक बनाना चाहते हैं। कैपिटल गेन का जो टैक्सेशन, इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम इसको सरलीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वित्तीय एसेट होते हैं उसमें उस पर हम 20% टैक्स लगेगा। जितने भी दूसरे वित्तीय एसेट होते हैं उस पर ये एप्लीकेशन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स की अगर बात की जाए तो जितने वित्तीय और गैर वित्तीय होते हैं, संपदा होती है, उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर निचले और मध्यम वर्ग की बात की जाए तो उनके लिए जो एग्जम्पशन की जो छूट है, कैपिटल गेन की जो छूट है, कुछ खास वित्तीय 1.25 लाख रुपए कैपिटल गेन पर बढ़ाया जा रहा है। जो वित्तीय एसेट होते हैं एक साल के लिए, जो एक साल से जो ज़्यादा के लिए, जो लॉन्ग टर्म में उसे रखा जाएगा। जो लिस्टेड तो लॉन्ग टर्म गेन में जो गैर वित्तीय वाले जो हैं उनको कम से कम 2 साल रहना होगा। अनलिस्टेड बॉन्ड, जो डेट, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें जो होल्डिंग पीरियड है उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स जैसा पहले लगता रहा है वैसे ही लगता रहेगा। टैक्स पेयर्स की अगर सर्विसेज की बात करें तो सभी जो मुख्य टैक्स पेयर सर्विसेज हैं जीएसटी के अंतर्गत और कस्टम और इनकम टैक्स के जो अंतर्गत रहते हैं उन सभी को डिजिटलाइज किया जा रहा है। और कस्टम से जुड़े और इनकम टैक्स से जुड़े हुए और ये जो सभी चीज़ें हैं वो डिजिटल और उनको पेपरलेस किया जाएगा। जो भी मुकदमेबाजी होती है, जो अपील हो जाती है, हमारी कोशिश ये रहती है कि इन अपीलों को कम किया जाए ऐसे फोरम्स पर, और हमारी इन कोशिशों का अच्छा असर भी दिखने लगा है। और इसका हमारा जो पूरा ध्यान है वो इसी पर है। अगर जो पुराने मामले हैं उनको पहली बार जिन्होंने पहली बार अपील की है उनको हम जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों की तैनाती की जा रही है और जिन पर ज़्यादा टैक्स की जिम्मेदारी है उनको प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा। जो भी टैक्स से जुड़े जो मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को हम सामने रखना चाहेंगे। इसके अलावा हम जो अपील भरने के लिए जो टैक्स ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सीमा है उसको हम बढ़ा करके 60 लाख से 2 करोड़ कर रहे हैं और 5 करोड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुकदमेबाजी और विवाद कम हो इंटरनेशनल टैक्सेशन में। इसको लेकर के भी हम कदम बढ़ा रहे हैं और हम सेफ जो रूट था उसको हम आकर्षक बनाना चाहते हैं। हमारी जो कोशिश है ट्रांसफ़र प्राइसिंग असेसमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो उसको हम लागू कर सकें। रोजगार और निवेश की अगर बात करें तो इसके लिए हमारे कुछ कदम हैं। सबसे पहले ताकि उसको बढ़ावा मिल सके, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर हम करना चाहते हैं। उद्यमिता की जो क्षमता है, उद्यमिता की जो भावना है हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम यहाँ प्रस्ताव देते हैं कि जो इसको लेकर के इन्वेस्टर्स के लिए जो टैक्स है हम उसको खत्म करना चाहते हैं सभी इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर्यटन क्षेत्र में ज़बरदस्त उत्पाद है, ज़बरदस्त संभावना है और हम एक जो विदेशी शिपिंग कंपनियां हैं उनके लिए हम डोमेस्टिक क्रूजेज हम यहाँ भारत में इस्तेमाल करें, हम इसके लिए उन्हें टैक्स में छूट देंगे। इसके अलावा तीसरी, हम अगर हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की अगर बात की जाए तो भारत उसमें विश्व में सबसे अग्रणी है और हमारे पास इसके लिए बहुत अग्रणी, बहुत शानदार कामगार वर्ग काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि फॉरेन माइनिंग कंपनी जो हैं वो हमें रॉ डायमंड्स जो भेजते हैं हम उनको छूट दें। हमारी जो विकास की प्राथमिकता है, विकास की जो ज़रूरतें हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनीज जो हैं हम उन पर 40 से घटाकर 35% कर रहे हैं। टैक्स बेस को हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास कई प्रस्ताव आए थे
ताकि जो टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ी बात जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्यूचरल ऑप्शंस बढ़ाने की बात हो रही थी। प्रतिभूति पर जो टैक्स लगाया जा रहा है 0.02% लगाया जाएगा। जो इक्विटी जो बाई बैक करते हैं शेयर, उन्हें टैक्स भरना होगा। और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा के जो फायदे हैं वो सबको मिल सके। एनपीएस में जो डिडक्शन है उसकी सीमा को हम 10 से बढ़ाकर 14% बढ़ाया जा रहा है। जो डिडक्शन है, ये जो कर्मचारी हैं उनके वेतन का 10 से 14% किया जा रहा है। जो निजी क्षेत्र में जो 14% तक का जो डिडक्शन होगा उसको छूट मिलेगी। भारत के जो कामगार हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो उनको सुविधा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा में निवेश मिलती है और जो दूसरे तरीके से उनको जो फायदे मिलते हैं, अगर ऐसी बातों की जानकारी नहीं दी जाएगी तो उनको काले धन के कानून के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे में जो मूवेबल एसेट होंगे जो 20 लाख रुपए के और 20 लाख रुपए तक के आपराधिक दायरे से बाहर लाया जा रहा है। वित्तीय बिल के दूसरे हिस्से की अगर बात की जाए, पर्सनल इनकम टैक्स बेनिफिट्स कुछ फंड्स में बढ़ा रहे हैं हम, IFSCs में हम इसे शामिल कर रहे हैं, इसको इस दायरे में लाया जा रहा है। तो बेनामीदार अगर पूरी तरीके से जानकारी अपना देता है तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत इसे छूट मिलेगी। पर्सनल इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो बड़ी घोषणाएं हैं, दो ऐलान हैं जो नए टैक्स रिजीम की ओर बढ़ते हैं। तो पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए उसको बढ़ाया जा रहा है। वो 50,000 है अभी, उसे बढ़ा करके 75,000 अभी किया जा रहा है, जो नए टैक्स रिजीम में बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 700 पॉइंट गिरा शेयर बाजार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ बजट जो कि पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ शेयर मार्केट में हलचल बहुत तेज। और अभी जो जानकारी है, जो डेटा है वो ये कि 700 पॉइंट शेयर मार्केट गिर गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तो देखिए इसके जो असर हैं वो अब सामने आ रहे हैं। और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है कि 700 पॉइंट शेयर बाजार गिर चुका है। 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh नेक्स्ट टैक्स रिजीम में टैक्स रेट स्ट्रक्चर जो है उसको उसमें हम बदलाव कर रहे हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 3 लाख से 7 लाख तक 5% तक टैक्स लगेगा। 60 से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। इन बदलावों की वजह से जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, नई टैक्स रिजीम में जो हैं, उनको लगभग 17,500 रुपए बचत होगी इनकम में, टैक्स में। इसके अलावा हम कुछ और ऐलान करना चाहेंगे, कुछ बदलाव कर रहे हैं, जैसा कि हमने विवरण निकाल के दिया है। इन नए प्रस्तावों की वजह से लगभग 37,000 करोड़ प्राप्ति होगी। डायरेक्ट टैक्सेस में 29,000 करोड़ और 8,000 करोड़ 37,000 करोड़ का नुकसान होगा सरकार को। और इसलिए जो पूरा प्राप्ति चली जाएगी वो 7,000 करोड़ लगभग सालाना का नुकसान होगा। और इसी के साथ स्पीकर महोदय, हम बजट को प्रस्तुत करते हैं। जय हिंद। Under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024.